अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग का आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर, ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। आपके सामने अभी जीता जागता सबूत है कि जो बारिशें हैं वो अपने मामूल से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़्लड कंडीशंस हैं। इवन इंडिया में है, यूएई में फ़्लड कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, फ्लड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, आप देखें यूके में, जो बरतानिया भी जिसको हम कहते हैं, यूके के अंदर इस वक्त जो है सीवियर हीट वेव चल रही है, जिसकी वजह से खुश्क साली हुई हुई है। सो ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर रियल, और इसमें कहीं ना कहीं हम इंसानों का, ह्यूमंस का ही कसूर है। तो इसमें मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्यों है। आप देखें कि दिन ब दिन आप हर साल जो है गर्मी पिछले साल से ज़्यादा क्यों होती है। उसकी वजह ये है कि आप छोटा सा एक उसको कहते हैं प्रोसेस, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आप गूगल पर जाके उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसमें आपको ब्रीफली सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो उसका मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है जी, हमारी जो अर्थ है, प्लानट अर्थ है, इसके अराउंड एक ओजोन की लेयर है, ठीक है, जो कि सूरज से आने वाली जो यूवी रेज़ होती हैं, जो ख़तरनाक शुआएं होती हैं, उनको वो फ़िल्टर करती है। अब उसके नीचे जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इन एक्सहेल करते हैं, सांस लेने के बाद जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम फ्यूल को बर्न करते हैं या किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो जब ऊपर मतलब फ़्लो करती है, तो उस ओजोन लेयर के नीचे वो जमा होती जा रही है, और ये एज अ ब्लैंकेट काम करती है। जो सूरज की जो शुआएँ आती हैं, वो उसके अंदर जो एक हीट होती है वो टकरा कर वापस जानी चाहिए, वो आती है मगर वापस नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है, जो लेयर है वो आ रही है, ओजोन से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि उस हीट को मतलब यहीं पर उसने रिपेंट किया हुआ है, उसको वो निकलने नहीं देती, एग्जिट नहीं होने दे रही है अर्थ से। जिसकी वजह से हर साल हमारा जो है ना 1 से 2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। और रिसेंटली ये पिछले 40-50 सालों में ये बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपकी वो बहुत पीक पे थी, पीक पे हो गई है, और आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो हर बंदे के पास उसकी रसाई होती जा रही है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो कुछ छोटी छोटी गुजारिशात हैं आपसे भी, गवर्नमेंट से भी। बेसिकली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने तो करना ही करना है, बट हमारा जो है इसमें अपना हर इंडिविजुअल का एक रोल है जो कि हमें प्ले करना होगा। सबसे पहले तो जी पौधे लगाएं। पौधे हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते जी महंगाई है, गरीब है। हर गरीब बंदा भी एक छोटा सा पौधा कहीं से, एक पौधे की शाख लेकर भी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आप उसकी टहनी काटें और उसको कहीं लगा दें तो वो दोबारा एक नए दरख्त के अंदर ग्रो कर जाता है, या सीड्स मिल जाते हैं। तो आप पौधे लगाएं। पौधे क्या करते हैं जी, पौधे ऑक्सीजन हमें रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लस हमारे जो आसपास पोल्यूशन है उसको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह एक कुदरती हमें चीज़ दी हुई है प्लांट्स की शक्ल में, जो कि हमारे जो पोल्यूशन है उसको भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस आप ये देखें कि जो सूरज की आती हैं शुआएँ आती हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट हर बच्चे को भी पता है और बड़ों को भी पता होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है, जिसमें वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज की शुआएं जो हैं उसको लेते हैं, और पानी के साथ वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, प्लस उसके बदले में हमें वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, ऑल्दो जो रात का टाइम है, जब सूरज का टाइम ख़त्म हो जाता है, अंधेरा होता है, तब वो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम है। तो लेकिन उस जो उनका बदले में वो पोल्यूशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमें फ्राहम कर रहे हैं, और जो सूरज की जो शुआएं होती हैं, किरणें, जिनको वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो हीट को मतलब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको खुराक में तब्दील कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो हीट दोबारा ऊपर को जाए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ट्रैप हो जाए इसी दुनिया के अंदर ही और उसे टेम्परेचर बढ़े। प्लस आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। कार्बन फुटप्रिंट मतलब अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इंजन वाली गाड़ी है, पेट्रोल उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखें कि अगर आप 4 कामों के लिए 4 चक्कर लगा रहे हैं,
तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप एक चक्कर में वो चारों कामों को करने की कोशिश करें। उससे आपकी तो पेट्रोल की बचत तो होगी, बट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है उससे आपका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे। और उसके बाद जो मुझे पता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने है, हर बंदा जो है ईवीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स को अफोर्ड करना हर बंदे की बस की बात नहीं है, स्पेशली हमारे मुल्क में इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं। तो जो मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब हैसियत हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी व्हीकल्स को शिफ्ट करें, आप ईवीज़ पर आएँ, ताकि आप इस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। प्लस अगर आप साहिब हैसियत हैं और अपने सोलर पैनल्स या आप रीन्यूएबल एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो आप काइंडली करें। रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल्स का मैं ज़िक्र करूँगा, सोलर पैनल्स भी क्या करते हैं जी, सूरज की शुआओं को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे भी जो आपकी हीट डिसिपेशन है वो कम होती है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपका यही है कि उसमें आपका जो हीट डिसिपेशन है उसको वो हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे भी जो हमारी हीट है वो ट्रैप नहीं होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कंज्यूम हो जाती है। उससे भी यही है कि जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। मुझे पता है इंस्टॉलेशन जो है उसकी भी ज़रा हर बंदे के अफोर्डेबल नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता, बट जो कर सकते हैं उनको काइंडली ज़रूर करना चाहिए। तो जो इंजन वाली गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब अपना फुटप्रिंट ऐसे कम कर सकते हैं कि आप वही जो चार काम मैंने आपको बताया कि चार काम एक चक्कर में हो सकते हैं, तो हर काम के लिए अलग चक्कर लगाने से बेहतर है कि आप एक ही चक्कर में उसको कोशिश करें, या फिर उससे कम जो फ्यूल कंज्यूम करने वाली, मतलब हमारे यहाँ पे कॉमन है मोटरसाइकिल्स हैं, इसको यूज़ किया जाता है। उससे एक गाड़ी के मुकाबले बाइक पे कम से कम आपका जो फुटप्रिंट है वो कम है। साइकिल चलाने का तो मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस ही अब ऐसी हो चुकी हैं कि साइकिल चलाना शहरों में ख़ास तौर पे जो है ना, ये चलाना इम्पॉसिबल हो गया। बट अगर गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स लें जो कि अच्छी कंट्रीज़ में होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो क्यों नहीं हो सकता, साइकिल पे हम दोबारा रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इससे ये कि हमारी हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ पुरसकून माहौल छोड़ के जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि जी जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। नुकसानात आप सबके सामने हैं कि आप देखेंगे इस वक्त जो है मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी। और इसी तरह यूके जो है, बरतानिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे खुश्क साली चल रही है। तो अब अगर ये इसी तरह सिस्टम रहता है तो आप हमारे अपने मुल्क की हम एग्जांपल लेते हैं कि कितनी जानें हमने गंवा दी हैं, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। जानवर जो थे, माल था, जानवर जिसको ये गायें भैंसें वगैरह जिसको इसमें कंसिडर किया जाता है, जिनको हम अपने फूड कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो जानवर ज़ाया हुए हैं। प्लस उसके बाद लोगों की फसलें ख़राब हुई हैं, पानी सैलाब के आने की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं। उससे आप ये देखेंगे हमें नेशनल लेवल पर फूड सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है। कि अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत हो, लेकिन जो मेरा खदशा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, अनाज तो स्पेशली, अब आप देखें अनाज में तो गंदम होती, गंदम का तो अभी खैर मौसम नहीं था, लेकिन जो दीगर फसलें होती हैं जिसमें चावल आ जाते हैं आपके, फिर आपके क्या कहते हैं कॉर्न आ जाती है, सब्जियां आ जाती हैं, इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं, ये आपकी जब ये फसलें ख़राब होंगी तो आपके पास नेशनल लेवल पर आपको फूड सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो ये आप सबके सामने नुकसानात हैं। अब आप ये देखें कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या वो लोग जो इस पे मेरे व्यूअर्स हैं जो उनसे 30 से 40 ईयर्स की एज के बीच में लाइक करते हैं या उससे अबव हैं, वो इस बात को मतलब अगर थोड़ा सा वो अपनी मेमोरी को रिमाइंड करें तो वो इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर, मेरे से एग्री करेंगे कि जब उस पिछले टाइम्स में जैसे जैसे ये टाइम आगे आता जा रहा है, सर्दी का जो टाइम है वो कम हो रहा है और गर्मी का सीज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं खुद आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले साल मार्च में लाहौर और दूसरे पंजाब के एरियाज़ में पाकिस्तान में बारिशें हो रही थी मार्च के महीने में, और मौसम बहुत मतलब बेहतर था। बट इस साल मार्च में ही इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, और रमज़ान जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो आप सबको पता है कि कितनी मुश्किल हो रही थी रोज़े में, प्यास के साथ और गर्मी के साथ, ऊपर से कोई लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी भी थी। एंड बिलीव यू मी, मैं जब स्कूल में था मुझे अभी भी याद है, मेरे एक सर थे माशाल्लाह, काफ़ी बुज़ुर्ग थे। अभी मुझे नहीं पता कि वो हयात हैं कि नहीं, अगर वो हयात हैं तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए।
और अगर वो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। मेरे वो सर थे, वो हमें बताते होते थे कि हमारी उनकी जो जवानी थी मतलब 70s 80s के अंदर, वो बताते हैं कि अक्टूबर के अंदर फॉग आना स्टार्ट हो जाती थी, इतनी सर्दी होती थी। मतलब सितंबर से सर्दी शुरू हो जाती थी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये महीने ऐसे होते थे कि शदीद सर्दी होती थी। लेकिन अब आप देखें नवंबर के महीने में भी आप अक्सर लोग फैंस चला के मतलब अपने आप को गर्मी से बचा रहे होते हैं, फैंस चल रहे होते हैं। दिसंबर के स्टार्ट में फ़ैन्स बंद होते हैं या लोग फिर मतलब दूसरे कोट और अपर्स वगैरह पहनना, जैकेट्स पहनना शुरू करते हैं और ये ऑलमोस्ट फरवरी के एंड तक होता है। पहले मार्च तक भी था बट इस साल तो मार्च में भी आपके सामने गर्मी आना स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटा सा रिसेंट क्लिप भी दिखाता हूँ। मैं जब ये 8 मुहर्रम को मैं गाँव गया हुआ था तो हमने कॉर्न की फसल लगानी थी जो कि जुलाई में लगा लेते होते हैं 15 जुलाई के बाद। लेकिन वो अब मैं लगवा रहा था क्योंकि बारिशें इतनी हो रही थी, 3 दफ़ा ज़मीन की तैयारी करवाई है बट उसमें यही है कि बारिश अनयूजुअल तरीके से हो रही थी। ना गूगल के अलर्ट्स ठीक थे, ना वेदर हमें मतलब सही पता चल रहा था इंटरनेट पर कि बारिश कब होगी। जब करते थे वो हल फेर के जाते थे, उसी के फ़ौरन बाद बारिश हो जाती थी और फिर वो तैयार करवानी पड़ रही थी। तो 3 दफ़ा हमें ये करना पड़ा प्रोसेस। ये देखें जी, जो आपसे व्लॉग में बात की थी कि आपको मैं दिखाऊंगा, ये आज 9 मुहर्रम की शाम हो चुकी हुई है। तो ये अभी मैं बना रहा हूँ। ये यहाँ पर हमारी जो है टीम बैठी हुई है, ये भी अभी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन कर रहे थे उसकी, मकई के बीज की, कॉर्न के बीज की। थोड़ा सा काम हुआ है, अभी थोड़ा सा रहता है। तो ये चीज़ है जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये है वो पार्ट ऑफ आवर लैंड जिसकी अभी करंट जो है वो कॉर्न की सीडिंग हो रही है। यहाँ पर कॉर्न की फसल लगाएंगे। ये 2 एकड़ जगह बनती है तकरीबन। तो ये खेलियाँ निकाली हुई है, कॉम्बिंग की हुई है ज़मीन की। ये कल करवाई है अभी 8 मुहर्रम की शाम को। ये जो आपसे मैं क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर रहा हूँ ये उसके लिए। तो अब ये देखें मेरे जैसा फार्मर, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड कर सकता था। बट जो छोटे फार्मर्स हैं जो इसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? इससे वो भी फसलें लगाने से भी भागेंगे, खेती बाड़ी से भागेंगे और ऑटोमेटिकली हमें फूड सिक्योरिटी नेशनल लेवल पर हमें इसका सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। सो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। बोर नहीं करना चाहता आपको और मायूस भी नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला सब मामलात में खैर आफियत रखे। बट ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको करने के बाद हम अपने प्लानट अर्थ को कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं या अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ बेहतर माहौल छोड़कर जा सकते हैं। सो अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दुनिया में प्यार बांटें। और मैं वीडियो को एंड करूँगा इस बात के साथ कि ऐ काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।